वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक है वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अपने सारे व्यूअर्स का आज के इस वेबिनार में बहुत स्वागत। और आज का हमारा वेबिनार है जिसका टॉपिक है हाउ कैन कॉमन पब्लिक यानी कि आम लोग निरोग कैसे रह पाए आयुर्वेदिक पंचकर्मा के थ्रू, और आयुर्वेद को कैसे अपना पाए, पंचकर्म क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इस वेबिनार के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर डॉक्टर डीके गर्ग सर का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, हमें मोटिवेट किया कि हम ऐसा कि नॉर्मल पब्लिक को हम कैसे अवेयर कर सके पंचकर्म क्या है, इसके बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं इसको दूर कर पाए। हम ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल और 10 न्यूज के द्वारा हमने कोलैबोरेशन करके हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वो 60 बेडेड है, सीजीएचएस इम्पैनल्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पंचकर्मा की फैसिलिटीज हैं। जो हमने आज का टॉपिक लिया है ये इसी पर ही है। सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वो अवेलेबल है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में। हमारे टाइप के स्पेशल अवेलेबल हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हमारी सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमारी एक्सपर्ट राय ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8448797705। आप हमें इस शो में कॉल भी कर सकते हैं और हम जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ भी सकते हैं हमसे। तो चलिए मैं अपना भी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर साक्षी बख्शी हूँ, आयुर्वेदा। प्रेजेंटली मैं ईशान आयुर्वेदिक में प्रोफेसर और ईशान संस्थान के साथ जुड़ी हुई हूँ। हमारे साथ पैनलिस्ट में 2 एक्सपर्ट और हैं हमारे डॉक्टर्स। तो मैं चाहूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे व्यूअर्स को दे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर निकिता शर्मा, एमडी आयुर्वेद, और मैं अभी ईशान आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में वर्किंग हूँ। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर सत्यदेव आर्या, ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज में पंचकर्मा नहीं आ रही कॉलेज में 3 वर्ष से पंचकर्मा में डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे पंचकर्मा कंसल्टेंट के तौर पर हूँ और मेरी जो स्पेशलिटी है पंचकर्मा, मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है कर्नाटक से। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पैनलिस्ट का हमारे साथ आज के इस शो में जुड़ने का। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगी 10 न्यूज का, गजानन माली जी का, जो हमें अपॉर्चुनिटी व्यूअर्स को जो है हम अवेयरनेस वहां तक हम पहुंच पाए। तो मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 10 न्यूज जो है बहुत ही जिसके की पोर्टल्स हैं 2 लाख पर प्लस फेसबुक पेज का बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है पंचकर्मा की एक नॉर्मल
पब्लिक को हम बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी लोग जानते नहीं तो क्या है, तो आज हम इसके बारे में नहीं बता रहा है। पंचकर्म यानी कि 5 तरह की थेरेपीज, 5 तरह की ऐसे कर्म जिनके द्वारा टॉक्सिफिकेशन कैसे होते हैं। मैं आपको इससे पहले ये बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में है 3 दोषों का, यानी कि वात, पित्त और कफ। 3 दोष जो है उससे हमारा शरीर बना है। और हम बात करेंगे कि पंचकर्म क्या है। 2 तरह की चिकित्साएं की जाती हैं। स्पेसिफाई करना जो हम मेडिसिन बॉडी से बाहर की तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया है, तो मैं इस वेबिनार को अब आगे बढ़ाना चाहूंगी। जैसे कि टॉपिक में ही बहुत क्लियरली बताया गया है कि आज हम पंचकर्म के बारे में बात करने वाले हैं। पंचकर्म एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत अट्रैक्ट करता है सभी को। तो आज हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पंचकर्म के बारे में करेंगे। तो पंचकर्म है क्या? नॉर्मली हम क्या समझते हैं पंचकर्म से? किसी भी स्पा में जाते हैं, किसी भी हाईफाई रिसोर्ट में जाते हैं तो मसाज ले लीजिए, स्पा ले लीजिए, इसी तरीके से पंचकर्म आजकल समझा जाता है। लेकिन बेसिकली पंचकर्म एक बहुत ब्रॉड साइंस है जिसमें हर चीज बहुत सोच समझ के और बहुत डेलिकेटली हर प्रोसीजर को किया जाता है। एक्सपर्ट एडवाइस के बेसिस पर किस डिजीज में कौन सा पंचकर्म प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत देखना जरूरी है। नॉर्मली जो स्पास रिसोर्ट वगैरह में होते हैं वो पंचकर्म का छोटा सा पार्ट है, पर वो पूरा पंचकर्म नहीं है। इसीलिए आज हम आपके सामने ये टॉपिक लेकर आए हैं कि पंचकर्म किस तरीके से हेल्दी इंडिविजुअल को और डिजीज कंडीशन में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके बारे में मैं डॉक्टर सत्यदेव से बोलूंगी कि वो थोड़ा सा पंचकर्म के बारे में इंट्रोडक्शन दे कि पंचकर्म किस लिए बेनिफिशियल है और उसके हमारे हेल्थ के ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। डॉक्टर सत्यदेव। डॉक्टर सत्यदेव सर, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, शायद आपका माइक म्यूट है, उसको आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी मैंने अनम्यूट कर लिया है अभी। तो अभी जो डेली हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि जो हमारी लाइफ है, जिंदगी है, चमकीली चीजों की तरफ भागने की तरफ बढ़ रही है और हम उसी में ही ज्यादा पसंद करते हैं कि चमक धमक हो और ये सारी चीजें हों। तो जब हम किसी सेंटर्स पे जाते हैं, थेरेपी मांगते हैं या फिर स्पा सेंटर्स पे जाते हैं, मसाज सेंटर्स पे जाते हैं, तो वो हमें पंचकर्म के नाम पे लाग लपेट करके सिर्फ और सिर्फ मसाज और स्टीम का एक पैकेज पकड़ा देते हैं। तो जो एक मिसकंसेप्शन है, तो इसके बारे में हम बात करते हुए कि आखिर में रियल में पंचकर्म क्या है, इसे समझाने की हम कोशिश करेंगे एक सामान्य भाषा में, जिससे एक मैसेज हम जनता तक पहुंचा सकें कि आखिर ये चीजें क्या हैं और कितनी बेनिफिशियल हैं, किस तरीके से हम हेल्दी लोगों में और बीमार लोगों तक भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, ले सकते हैं। तो आखिर पंचकर्म की जरूरत है क्या, ये समझने के लिए अगर हम लाइफस्टाइल में देखें, अपनी जो डेली का रूटीन है उसमें खान पान से लेके रहन सहन तक जितनी चीजें अब भागदौड़ की जिंदगी में हो गई हैं, वो हमारे बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, नेगेटिव असर डालती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से डैमेज होना शुरू हो जाता है और उनमें धीरे धीरे आके उनकी फंक्शंस में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी से कोप अप करने की कोशिश करती है कि उसमें रिपेयरिंग करके या उसको थोड़ा मॉडिफाई करके किसी तरह से उसको रोक ले, लेकिन वो रोक नहीं पाती है। धीरे धीरे सारी चीजें एक्यूमुलेट होता है, इफेक्ट जो है इस चीज के, ऐसी गलत लाइफस्टाइल के, वो एक्यूमुलेशन होने के बाद वो हमारी बॉडी में बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब हम कहीं पे भी जैसे किसी आयुर्वेदिक सेंटर पे जाते हैं, जो कि एक नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट होता है,
तो वहाँ पे हम पहले जाते ही मेडिसिन्स की बात करते हैं। जब कंडीशन लंबे टाइम तक चलती है ये बीमारी वाली और मेडिसिन्स के साथ इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता, तो हम पेशेंट को पंचकर्म की तरफ भेजते हैं कि जाके पंचकर्म थेरेपी पे थोड़ा फ़ोकस करिए, ट्रीटमेंट लीजिए पंचकर्मा के। और पंचकर्म से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स वगैरह गंदगी इकट्ठी हो जाती है ज़्यादा यूटिलाइज़ करने से या बहुत देर तक बैठे रहने वाली सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से, तो वो टॉक्सिन्स पंचकर्म के द्वारा बॉडी से निकाल दिए जाते हैं और फिर से हमारी बॉडी रिजुविनेशन की तरफ जाती है और फिर से हमें एक हेल्दी बॉडी मिलती है और फाइनली हम एक डेली रूटीन में अच्छे से अपने एनर्जेटिक लाइफ़स्टाइल में फिर से वापस आ जाते हैं। जी डॉक्टर निकिता। थैंक यू डॉक्टर सत्यदेव, इतना ब्रीफली पंचकर्म के बारे में बताने के लिए। अब बात ये आती है कि पंचकर्म हम किन किन को करवा सकते हैं, राइट? तो पंचकर्म हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी करवा सकते हैं और डिजीज कंडीशन में भी करवा सकते हैं। क्या होता है ना, जब ऋतु में परिवर्तन होता है, जब सीजन चेंज होता है, तो जिस प्रकार हमारे आसपास के वातावरण में चेंज होने लगता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी कुछ चेंज होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर जो 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, उनमें भी चेंज होने लगता है। ऋतु के प्रभाव से, चेंजिंग सीजन की वजह से कुछ दोष एक पर्टिकुलर सीजन में बढ़ जाते हैं और वो बढ़कर फिर डिजीज का कॉज करते हैं। तो उन ऋतुओं में जिनमें ये दोष बढ़ जाते हैं, उन ऋतुओं में पंचकर्म के द्वारा वो बड़े हुए दोषों को बाहर जरूर निकालना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं एक प्रोसेस वमन, ये पंचकर्म में प्रोसेस है वमन, जिसमें मेडिसिन देकर पेशेंट को उल्टी करवाई जाती है। इसमें कफ दोष जो कि वसंत ऋतु में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम देखते भी हैं कि वसंत ऋतु में पेशेंट को या कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल को कफ से रिलेटेड बीमारी, जैसे शरीर में भारीपन, आलस जैसा होना, ये होने लगता है। चाहे उसकी लाइफस्टाइल ठीक है, उसका खाना पीना सब ठीक है, लेकिन फिर भी ऋतु के प्रभाव से वो कफ बढ़ने लगता है। तो उस बढ़े हुए कफ को बाहर निकालने के लिए विशेष तौर पे वसंत सीजन में जो है वो वमन बताया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं पित्त के लिए, तो पित्त ऋतु के प्रभाव से शरद ऋतु में पित्त बढ़ने लगता है और हम देखते भी हैं कि शरद ऋतु के टाइम पर इंडिविजुअल आम लोगों में खट्टी डकारों का आना, शरीर में जलन जैसा होना, पेट में जलन जैसा होना, ये सब आमतौर पर देखा जाता है, क्योंकि पित्त बढ़ चुका होता है ऋतु के प्रभाव से। तो उस पित्त को बाहर निकालने के लिए शरद ऋतु में विरेचन बताया जाता है। ऐसी अगर मैं बात करूं वात के लिए, क्योंकि ये 3 मुख्य दोष है हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। तो वात जो है वो वर्षा ऋतु में खुद ही ऋतु के प्रभाव से बढ़ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में जोड़ों में दर्द होना, जकड़ाहट होना, चलने में तकलीफ होना, हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो उस बड़े हुए बात को बाहर निकालने के लिए वर्षा ऋतु में, मॉनसून सीजन में जो है वो बस्ती बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि डिजीज कंडीशन में, हेल्दी कंडीशंस में भी पंचकर्म करवाना चाहिए। ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, राइट? हमारी गाड़ी ठीक तरीके से चल भी रही है, उसके बाद भी हम सर्विसिंग क्यों करवाते हैं? ताकि उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाए, उसकी लाइफ और बढ़ जाए। छोटे मोटे अगर उस गाड़ी में कुछ खराबी है तो सर्विसिंग करने से वो गाड़ी ठीक हो जाती है। यही चीज हमारे बॉडी के ऊपर भी अप्लाइड है। हमारे खान पान, लाइफस्टाइल जो हमारा है, और जो बाहर ऋतु का जो बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बिना बात के ये अनावश्यक जो दोषों की वृद्धि हो रही है, उसको बाहर निकालने के लिए पंचकर्म जरूर लेना चाहिए, जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन आगे जाकर लॉन्ग रन में कोई बीमारी ना हो और हम काफी लंबे समय तक हेल्दी रह सके। अब ये तो मैंने बताया हेल्दी कंडीशन में। डिजीज कंडीशन में पंचकर्मा का बहुत मैजिकल इफेक्ट है। बेसिकली वो डिजीज जो काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही है और गलत थेरेपीज या गलत मेडिसिन की वजह से जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो वो मेडिसिन जो कि काफी पुरानी हो चुकी हैं और जिनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसमें पंचकर्मा का बहुत मैजिकल रिजल्ट है। जैसे कि मैं बात करूं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जिसको हम आम बात या गठिया बाय भी बोलते हैं, उसमें पेशेंट इस कंडीशन में आता है कि वो चल भी नहीं पाता है, उसकी हाथ के पैरों की जोड़ों में डिफॉर्मिटी आ चुकी होती है, स्टेरॉइड्स इतना ले चुका होता है वो कि वो और बीमारी बिगड़ जाती है। अगर उस कंडीशन में हम उन्हें बस्ती प्लान करके देते हैं तो उसके बहुत क्विक रिजल्ट आते हैं। सोराइसिस एक कंडीशन है जो कि स्किन डिजीज है, उसमें जो पेशेंट है उसका जो शरीर है, उसका जो स्किन है वो मछली की त्वचा की तरह हो जाता है और उसकी स्किन निकलने लगती है। तो उस कंडीशन में यदि हम विरेचन प्लान करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव, जहां पर मॉडर्न मेडिसिन फेल हो जाती है वहां पर
अगर हम पंचकर्म करवाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अस्थमा का केस में वमन यदि करवाते हैं तो जो पेशेंट बार बार साल्ब्यूटामोल के नेबुलाइजर्स और इनहेलर्स लेने को मजबूर हो जाता है, वो यदि पंचकर्म करवाता है वमन के द्वारा तो अस्थमा ठीक हो जाता है। ऐसा ही है शियाटिका के केस में, डायबिटीज, पैरालिसिस, ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बहुत सारी मेडिसिन और मॉडर्न साइंस अपने हाथ खड़ा कर देती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सैवेज के तौर पर हमारे पास पंचकर्म थेरेपी है। और हमारे इंस्टीट्यूट में ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बहुत अच्छी पंचकर्म फैसिलिटीज हैं, जिसमें जो स्पेशलाइज पंचकर्मा, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी देख रेख में और पूरे सुपरविजन के साथ प्रॉपर पंचकर्म फैसिलिटीज पेशेंट को दी जाती है, पहले भी और पंचकर्म थेरेपी के दौरान भी, और पंचकर्म थेरेपी करने के बाद भी पेशेंट को सुपरविजन में रखा जाता है। तो ये डिजीज कंडीशन में भी पंचकर्म बहुत हेल्पफुल है। अब इसी के आगे मैं बात करना चाहूंगी कि क्या पंचकर्म हम सारे एज ग्रुप में करवा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी बात आती है, पंचकर्म हम सभी एज ग्रुप में नहीं करवा सकते हैं। एक बस्ती जो प्रोसेस है, जो कि बड़े हुए बात के लिए बताया गया है, वो जो प्रोसेस है वो हम किसी भी एज ग्रुप में करवा सकते हैं। लेकिन वमन और विरेचन, वमन जिसमें हम मेडिसिन देकर पेशेंट को उल्टी करवाते हैं, और विरेचन जिसमें हम मेडिसिन के थ्रू पेशेंट को लूज मोशंस के थ्रू बड़ा हुआ पित्त निकालते हैं, वो हम सिर्फ 10 से 70 साल के बीच में ही करवा सकते हैं। क्योंकि 10 साल से पहले करवाने पर बच्चा इतना छोटा होता है कि ये वमन और विरेचन प्रोसेस वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है उसमें, और 70 साल के बाद उम्र के प्रभाव से, ओल्ड एज की वजह से शरीर में ऐसे चेंजेस इतने ज्यादा हो चुके होते हैं, इतने वियर एंड टियर हो चुके होते हैं कि पंचकर्म थोड़ा बेनिफिशियल नहीं होता है। फिर मैं बात करूंगी नस्से की। तो नस्से भी 8 से 80 साल की उम्र के बीच में ही हम करवा सकते हैं। हम हर एज ग्रुप में थोड़ा देखकर और थोड़े प्रिकॉशन के साथ हमें पंचकर्म देखना होता है। अब मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सत्यदेव सर से कि वो अब आगे हमें पूरी जानकारी देंगे पंचकर्म थेरेपीज क्या क्या है और कौन कौन सी थेरेपीज इसमें इंक्लूड होती है। सर। थैंक यू डॉक्टर निकिता। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आखिर पंचकर्म थेरेपी और कहते हैं ना जिद्दी बीमारियां, इनमें आपस में संबंध क्या है, और ये जिद्दी बीमारियां हैं जो जड़ से नहीं जाती और शरीर में बिल्कुल जम के बैठ जाती हैं, उसके लिए जिम्मेदार है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, चाहे ब्लड हो, ब्लड वेसल्स हैं, या फिर मसल्स हैं, लीवर है, इस टाइप से जितने मेजर ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज हैं, उनमें लाइफस्टाइल की वजह से डिफरेंट टॉक्सिन्स, जिन्हें हम आम कहते थे, आम कंडीशन, फ्री रेडिकल्स, या फिर कहते हैं कि शरीर में गंदगी इकट्ठा हो गई, आम भाषा में इसे बोल देते हैं, तो वो चीज इनके जो नॉर्मल फंक्शन है, प्राकृत कर्म है, उनको होने से रोक देते हैं, या फिर उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने देते हैं। होती है तो कम होती है, तो फाइनली बॉडी कहीं ना कहीं आके लाचार हो जाती है कि वो फंक्शन नहीं कर पाती और आदमी क्रिपल्ड होके बैठ जाता है बिल्कुल। तो उसके लिए शरीर में जो ये हम थेरेपी देते हैं पंचकर्म, ये जैसे कि अभी स्लाइड में भी है, आयुर्वेद की एक अनूठी विधा है। अनूठी विधा इसलिए है क्योंकि सभी थेरेपीज, कॉन्टेम्पररी मेडिसिन सभी सप्रेशन का काम करते हैं, लेकिन ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जितनी गंदगी है उसको फ्लश आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, और फिर से हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे हम रोगी को सिर से पैर तक पूरी तरह शुद्ध करने के लिए पंचकर्म देते हैं। इसमें 5 मेजर थेरेपी होती हैं, जिनके नाम हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। अब मैं इन 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये बॉडी में से हम ये टॉक्सिन्स वगैरह, गंदगी बाहर निकालते हैं और बॉडी में फंक्शन प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहली थेरेपी है वमन। वमन में हम पेशेंट को या फिर किसी हेल्दी इंडिविजुअल को मेडिसिन खिलाते हैं लगातार, और उस मेडिसिन के प्रभाव से जो शरीर में टॉक्सिन्स हैं उसको हम पेट में इकट्ठा करते हैं, पहले पूरी बॉडी में से खींच के पेट में इकट्ठा करते हैं, और फाइनली जब हम वमन वाला जो लास्ट डे होता है उस दिन मेडिसिन खिला के उसको वॉमिटिंग के थ्रू उल्टी करा के बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर देते हैं, जिससे सारी गंदगी सारे टिश्यूज से निकल के बॉडी से बाहर चली जाती है और बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देती है। और जो ये वमन थेरेपी है, वमन थेरेपी का हम जो मेजर यूज करते हैं उसके लिए, जैसे किसी को अस्थमा है, एलर्जिक कंडीशंस हैं, या फिर एपिलेप्सी है, ट्यूमर्स हैं, दिल के रोग हैं,
या फिर स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कफ ज़्यादा है, सिक्रीशंस वगैरह ज़्यादा होते हैं, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, या फिर औरतों में बच्चे ना होना, पुरुषों में ये शुक्र वगैरह के रोग जो होते हैं, इसकी इन सभी में हम वमन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन जनरल जब हम देखते हैं कि कुछ लोगों में, सभी में वमन थेरेपी हम लोग नहीं दे सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे मैम ने भी बताया, कुछ एज ग्रुप है और कुछ साथ में दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनको जैसे मैम ने बताया उनको लिया भी नहीं जाएगा, वमन करा भी नहीं सकते, और दूसरा उनकी बॉडी पे उसका ज़्यादा असर होगा तो उनकी बॉडी उसका वो झेल नहीं पाएगी। काफ़ी एग्रेसिव थेरेपी होती हैं ये, तो उसका असर उनकी बॉडी नहीं झेल पाएगी। ऐसे ही बूढ़ों में भी असर होता है कि उनकी बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वमन को झेल नहीं सकती। तो इसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड लोग हैं, वो हैं बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट वुमेन और हाई बीपी के पेशेंट, दिल के पेशेंट, हृदय रोग के पेशेंट, इनमें वमन थेरेपी हम लोग नहीं देते हैं। इनको हम घर पे ही जैसे पानी पी के इस टाइप से कुछ वॉमिटिंग करने की क्रियाएं बता देते हैं, तो हम उस पे बाद में आएंगे। इसके बाद दूसरी थेरेपी है विरेचन थेरेपी। विरेचन थेरेपी में भी हम बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं उनको मेडिसिन के थ्रू इकट्ठा करते हैं। विरेचन वमन में हम करते हैं आमाशय में, मीन्स पेट के ऊपर वाले हिस्से में। विरेचन में हम करते हैं पेट के निचले हिस्से में और आंतों में। तो इसमें क्या होता है, मेडिसिन दी, उसने पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को इकट्ठा किया, वहां से अध पके कच्चे भोजन, अध पके कच्चे मल और टिश्यूज में फैले जो टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, इनको इकट्ठा किया और आंतों में ले आए। अब वहां से हम फिर से मेडिसिन देके उसको बॉडी से मोशन के थ्रू फ्लश आउट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी फिर से रिजुविनेट हो जाती है। अब इसमें विरेचन में जो हम के लिए जो इंडिकेटेड बीमारियां हैं या लोग हैं, उसमें हम लोग देखते हैं ज्यादातर एलर्जी, बवासीर, स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, डायबिटीज, इवन जो पेट दर्द है, लीवर की प्रॉब्लम है, सिर दर्द है, पीलिया, माइग्रेन वगैरह, जैसे सिर दर्द में बताया, दौरा पड़ना, किसी को चक्कर खा के गिर जाते हैं लोग, गर्मी से चक्कर खा के गिरना एक अलग है, और दौरे वाला गिरना जो है जिसमें दौरा पड़ता है इंसान को, वो वाला चक्कर आना, नपुंसकता वाली कंडीशंस हैं, औरतों में बांझपन है, या फिर ट्यूमर की जो कंडीशंस हैं, इनमें सभी में विरेचन की थेरेपी से टॉक्सिन्स रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। अब आती है बात, क्या विरेचन भी हम सभी में दे सकते हैं? तो इसमें भी वमन की तरह ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें विरेचन नहीं दे सकते। इसमें भी दिल के रोगी जो हैं, या फिर हाई बीपी के रोगी हैं, औरतें हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, कमजोर लोग हैं, बच्चे हैं, और खास तौर पे जिनको गुदागत रोग हैं, जैसे कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर वगैरह, ऐसे लोगों में हम लोग विरेचन नहीं देते हैं। अब थर्ड थेरेपी है बस्ती। बस्ती का अपने आप में ही नाम है कि इसको कहते हैं कि एक अर्ध चिकित्सा है, मीन्स कि बाकी सभी थेरेपी एक तरफ है और ये अपने आप में बाकी थेरेपीज के बराबर है, इक्विवेलेंट है, उतना ही इफेक्ट डालती है। तो बस्ती में हम जो प्रोसीजर में जनरली क्या करते हैं, बस्ती में मेडिसिन जो विशेष तरीके से बनाते हैं, चाहे उसमें ऑयल यूज कर रहे हों, काढ़े यूज करते हों, उसको हम गुदा के रास्ते से बस्ती यंत्र से डालते हैं, एनिमा का जो यंत्र है उससे पहुंचाते हैं, और इसमें कुछ मेडिसिन की क्वांटिटी मोशन के साथ बाहर आ जाती है, कुछ अंदर रहती है। जो अंदर रहती है वो हमारी आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसमें से एब्जॉर्ब होकर ब्लड और लिम्फ के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है मेडिसिन, और वहां पे अपना इफेक्ट दिखाती है। तो चाहे यहाँ पे शुद्धि का काम करे या बॉडी में न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉपर्टी से लाभ दे, तो इसमें दोनों बेनिफिट होते हैं। तो बस्ती से जो बेनिफिट्स हैं वो स्पेशली जो न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हैं, मसल्स का वीक हो जाना, कमजोरी आ जाना, नर्वस सिस्टम के जो रोग हैं, या फिर ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक की जो कंडीशन है उससे होने वाला पैरालिसिस है, जनरल पैरालिसिस है, पार्किंसंस है, एल्जाइमर्स की कंडीशन है। फिर से इसमें भी ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, दौरे जो पड़ते हैं उसमें भी, गठिया बाय है, गाउट है, पागलपन की जो शिकायत होती है कि इस आदमी का दिमाग चल गया है, इस टाइप से आम भाषा में बोलते हैं, तो इस टाइप की कंडीशन में, सियाटिका की कंडीशन में, रीढ़ की हड्डी में डिस्क अपनी जगह से हट जाना या डिस्क प्रोलैप्स होना, शरीर में पूरी बॉडी में कहीं सुन्नपन की अवस्था हो, इसमें भी हम बस्ती का प्रयोग करते हैं।
और जो बस्ती है उसमें भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जैसे कि इन जनरल कमजोर लोग जो होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स के जो लोग हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे, उनमें विग्रस थेरेपी नहीं दे सकते। इसमें तेल से मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन काढ़े वाली बस्ती नहीं देते हैं छोटे बच्चों में जनरली। और जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी यही कंडीशन है कि उनको भी इससे बचाया जाना चाहिए, ये थेरेपी नहीं देनी चाहिए जहाँ तक हो सके। इसके बाद जो चौथी थेरेपी है वो है नस्य थेरेपी। इसमें हम नाक में स्पेसिफिक तरीके से बनाई हुई मेडिसिन, चाहे वो आम तिल का तेल हो या गाय का घी हो या तेल घी वगैरह से बने हुए स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं, पाउडर हैं, या फिर काढ़ा जो बनाते हैं हम मेडिसिन्स में से रस निकाल के वो नाक में डालते हैं। और ये नाक में से मेडिसिन होकर के हमारे ब्रेन और शोल्डर से ऊपर वाले पोर्शन में अपना स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाती है। चूंकि नर्वस सिस्टम तो पूरी बॉडी में है, दिखाती तो पूरी शरीर में ही है ये मेडिसिन असर, लेकिन स्पेसिफिक शोल्डर से ऊपर की जो बीमारियां होती हैं उनमें ये मजबूती देने का काम और कमजोरी को दूर करने का काम करती है, शुद्धि का काम करती है। इसके लेने से हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनका निकलना तो है ही, लेकिन जैसे नर्वस सिस्टम की रिपेयरिंग है, टाइम के साथ डैमेज होता है, जैसे किसी को मेमोरी लॉस हो रहा है या ज्यादा पढ़ने से या फिर नींद ना आना, ये सारी कंडीशंस जो हैं इससे रिलीज होती हैं सारी बॉडी से। इसके अलावा जो बीमारियां हैं उनमें जैसे कि आधा सीसी का दर्द है, गर्दन के दर्द हैं, कंधे के दर्द हैं, या फिर नजला जुकाम की कंडीशन है, आंख नाक कान गले के रोग हैं, और चेहरे का देखा होगा आधा चेहरा लोगों का टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम नस्य का प्रयोग करते हैं। और साइकोलॉजिकल कंडीशन, स्ट्रेस एंजाइटी में भी इसका अच्छा रोल है। तो नस्य जो है एक अपने आप में सिर के जो रोग हैं उनके लिए कंप्लीट थेरेपी मानी जाती है। इसमें भी कुछ लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया गया है, जनरली जैसे कि थके हुए लोग, जिनको बुखार हो, कोई प्रेग्नेंट वुमन हो, बालक हैं, बूढ़े हैं, अस्थमा के रोगी हैं, या जिनको इंडाइजेशन काफी लंबे समय से चल रहा हो ऐसे लोग, और शराबी लोग, इन लोगों के लिए नस्य का परहेज बताया गया है कि इनको नस्य नहीं देना है, नस्य नहीं करना है। इसके बाद आती है कंडीशन, फिफ्थ थेरेपी है रक्त मोक्षण। इसमें हम अपनी इस शरीर में से जो पित्त की वजह से ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है खून में या गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उसको खून शरीर से निकाल के एक लिमिटेड क्वांटिटी में ब्लड निकाल के अराउंड 200 ml तक निकाल के और बॉडी में शोधन का काम करते हैं। इसके लिए चाहे लीच थेरेपी करनी पड़े, कपिंग थेरेपी करनी पड़े, या फिर डायरेक्ट हम वेन से नसों से खून निकालें। तो इसके लिए जो बताया है कि इसमें जो इसका जो रोल है, जैसे कि पेट खराब होने की वजह से या फिर पेट की गर्मी की वजह से मुंह में छाले पड़ जाना, गठिया, स्किन के जो रोग हैं, फोड़े फुंसी वगैरह, पिंपल्स हैं, झाइयां हैं, सोराइसिस भी है, चेहरे का काला, स्किन का काला पड़ जाना, सफेद दाग, लीवर और स्प्लीन के जो रोग हैं उनमें बाल झड़ना, बाल सफेद होना, शरीर के अंदर गर्मी महसूस होना, हाई बीपी, सिर में भारीपन होना, माइग्रेन वगैरह, इसमें भी रक्त मोक्षण का प्रयोग करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसमें मिनिमम इन्वेजिव थेरेपी के साथ साथ बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो रक्त मोक्षण है उसमें भी कुछ जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि काफी कमजोर, घबराने वाले लोग हों, हार्ट के पेशेंट्स हों, घबरा जाते हों, कुछ लोग खून देख के ही घबरा जाते हैं, ऐसे लोग हैं, या जिनको पीलिया एनीमिया की कंडीशन है, पूरे शरीर में सूजन आ जाती हो। फिर से वही एक कॉमन आ रहा है सभी में, वो है गर्भिणी, प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें भी हम रक्त मोक्षण को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा सर से पैर तक होने वाली हर तरह की बीमारी में पंचकर्म का यूज है। मैंने यहाँ लिमिटेड टाइम और होने की वजह से डिटेल नहीं करी है बीमारियों की भी और थेरेपीज की भी, लेकिन इसका बहुत मेजर और वास्ट रोल है। तो पंचकर्म सभी के एज ग्रुप के लिए ही लाभकारी है। थैंक यू डॉक्टर निकिता। सही कहा आपने। जो पंचकर्म है उसके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम ही है। जो कंडीशंस सर ने बताई कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कुछ डिजीज में हम नहीं करवा सकते हैं कोई पंचकर्म, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी पंचकर्म ही क्यों, बाकी थेरेपीज पे पंचकर्म क्यों इतना सुपीरियर है।
क्योंकि पंचकर्म में क्या है ना, बाकी थेरेपीज में क्या होता है, हम जो भी दवाइयां वगैरह देते हैं उसमें सिर्फ वो सिम्टम्स को, जो व्याधि के जो लक्षण आते हैं, बीमारी के जो लक्षण आते हैं, उसको दबा देता है। या मैं ये कहूँ, यदि हम, जैसे हम आयुर्वेद में शमन चिकित्सा भी देते हैं, जिसमें हम मिनरल्स या हर्बो मिनरल्स या ड्रग्स जो भी देते हैं, ड्रग्स मतलब जो दवाइयां हम देते हैं पेशेंट को, वो उसे वात, पित्त और कफ, इन तीनों को अपनी जगह पर ही शांत कर देते हैं। जहां वो प्रकोपित हो चुके हैं, जहां वो बढ़ चुके हैं, अपनी जगह पर ही शांत कर देते हैं दवाइयों से। लेकिन पंचकर्म में क्या है, जो भी बढ़े हुए दोष है, वात, पित्त और कफ, उन्हें हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं पंचकर्म प्रोसीजर्स के द्वारा। तो वो व्याधि फिर से, वो बीमारी फिर से होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। ये वैसे ही बात हुई, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यदि मैं किसी पेड़ के पत्तों को और ब्रांचेस को काटूं तो वो तो फिर से रीग्रो कर जाएंगे। यही शमन चिकित्सा में या बाकी थेरेपीज में होता है, क्योंकि सिम्टम्स को उसी जगह पर दबा दिया जाता है, तीनों दोषों को शरीर के अंदर ही शांत किया जाता है बाकी थेरेपीज में और शमन चिकित्सा में। लेकिन यदि मैं उस वृक्ष का, उस पेड़ का जड़ से ही उसको काट दूं, उसके मूल के साथ ही उसको नष्ट कर दूं, तो वो पेड़ फिर से नहीं रीग्रो करेगा, फिर से वो नहीं बढ़ेगा। ये हम करते हैं पंचकर्म थेरेपी में। शरीर में जो बढ़े हुए दोष हैं, वो दोष जो शरीर को परेशान करने वाले हैं, उन्हें हम पंचकर्म प्रोसीजर के द्वारा शरीर से एकदम बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो व्याधि, वो बीमारी फिर से होती ही नहीं है। तो इसी वजह से पंचकर्म को बाकी अन्य जितनी भी थेरेपीज है, जितनी भी पैथीज है, जितनी भी तरीके की मेडिसिन है, उसमें सुपीरियर माना गया है, क्योंकि ये व्याधि को समूल नष्ट करता है। उस व्याधि का फिर से रिअकर या फिर से होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं पंचकर्म में। इसीलिए पंचकर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि पंचकर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज अगर आपके पास है, तो ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर स्क्रॉल हो रहा है 8448797705, तो उसमें आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। साधना जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि पंचकर्म जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉस्टली है, तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे पंचकर्म स्पेशलिस्ट है डॉक्टर सत्यदेव, वो उसका जवाब दे कि पंचकर्म प्रोसीजर कॉस्टली है। Sir, please unmute your mic. Sir, unmute your mic, please. जो पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं वो कॉस्टली होते हुए भी कॉस्टली नहीं है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। क्योंकि कॉस्टली इसलिए नहीं है कि बीमारी और बीमार देख के हम मेडिसिन का पूरा एक मैनेजमेंट करते हैं, थेरेपी चूज करते हैं। तो इसमें एक छोटी से छोटी थेरेपी से लेके बड़ी थेरेपी तक हैं। तो पेशेंट की कंडीशन और बीमारी को देख के हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो सभी थेरेपी कॉस्टली नहीं है, कुछ मेडिसिन के साथ और स्पेसिफिक थेरेपी के साथ थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जो कुछ जनरल एसेसरी थेरेपीज हैं, वो सामान्य जो रोग हैं उनके लिए जो थेरेपी चलती हैं वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है और एक आम आदमी की पहुंच में है। जी, एक्चुअली मैं इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये बात बहुत कॉमन हो चुकी है कि पंचकर्म थेरेपी बहुत कॉस्टली है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास पेशेंट उस कंडीशन में आ चुके होते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इतने सारी मेडिसिन लेकर, इतने सारे स्टेरॉइड्स लेकर पहले ही अपने शरीर को इतना खराब कर चुका होता है, वो ऑलरेडी इतना पैसा लगा चुका होता है अपने शरीर के ऊपर अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो हमारे लिए उस अवस्था में ट्रीट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। यदि पेशेंट बीमारी होते से ही पंचकर्मा स्पेशलिस्ट के पास आए तो ना ही उसका इतना समय खराब होगा, ना ही उसका इतना पैसा खराब होगा। तो ये गलती पंचकर्म की नहीं है, गलती पेशेंट की तरफ से होती है कि वो बहुत बीमारी को खराब करने के बाद पंचकर्म स्पेशलिस्ट के पास आता है। अब जो डॉक्टर सत्यदेव ने जो बताया 5 थेरेपी, तो क्या सिर्फ यही पंचकर्म थेरेपी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 5 मुख्य पंचकर्म थेरेपी है। इसके अलावा भी पंचकर्म में बहुत सारी थेरेपीज इंक्लूडेड हैं। नॉर्मली ये जो 5 पंचकर्म थेरेपी बताई है, ये इसमें पेशेंट को कुछ समय के लिए एडमिट होने की जरूरत होती है, सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन मैं जो अभी कुछ थेरेपीज की बात करने वाली हूँ वो पंचकर्म थेरेपीज है, और ये ओपीडी लेवल पर भी हो सकती है। यानी इसका मतलब ये है कि आप हर दिन विजिट करिए, या जिस भी दिन आपको आपका डॉक्टर बुलाने को कहता है आप उस दिन आइए, और ओपीडी लेवल पर ही प्रोसीजर्स करके आप वापस अपने घर पे जा सकते हो। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगी अभ्यंग की। मसाज, बॉडी मसाज जो हम देते हैं, जो कि आम तौर पे सिर्फ कुछ यही जानते हैं कि बॉडी मसाज और स्पा ही पंचकर्म है, ऐसा नहीं है। वो स्पा और मसाज एक पार्ट है पंचकर्म का। तो मसाज जिसमें हम क्या करते हैं, तेलों के द्वारा
वो तेल जो कि पंचकर्म स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि उस व्याधि के लिए वो कौन सा तेल सूटेबल होगा, तो वो तेल शरीर के ऊपर मसाज करी जाती है। और ध्यान रखने की बात ये होती है कि उसको बहुत रिगरसली मसाज नहीं किया जाता, उसको हल्के बहुत जेंटली मसाज किया जाता है। जैसे तेल हो गया, पिंड तेल हो गया या पंचकुड़ तेल हो गया, इसके द्वारा शरीर पर मसाज की जाती है। आप चाहें तो पिंड अगर घर पे भी आप मसाज करना चाहते हैं तो आप सरसों के तेल से या तिल के तेल से घर पे मसाज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगी, मसाज के बाद और अच्छे रिजल्ट आए तो सेक करना, किसी भी गर्म कपड़े के द्वारा उस जगह पर सेक करना, या फिर मिट्टी या फिर नमक की पोटली बनाकर अभ्यंग मसाज के बाद उस जगह पर जहां पर अभ्यंग या मसाज किया गया है उसके ऊपर सेक किया जाता है। बेसिकली वो कंडीशंस जिसमें जोड़ों में बहुत दर्द है, जोड़ों में बहुत स्टिफनेस या जकड़ाहट है, चलने फिरने में दिक्कत है, यहाँ तक कि पूरे शरीर में भी यदि आपके दर्द है तो अभ्यंग यानी कि मसाज और सेक करने से ही पेशेंट को बहुत ज्यादा लाभ होता है। इसके लिए मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगी, यदि आपके घर में भी दर्द है शरीर में तो आप घर पर भी अपना तेल बना सकते हैं, जिसमें आप सरसों के तेल में यदि आप एक शीशी 100 ml सरसों का तेल ले रहे हैं तो उसमें आप 4-5 लहसुन की कलियां जिसको गार्लिक बोलते हैं उसको बारीक काट कर उसमें पकाइए। आप इसमें 1 चम्मच अजवाइन के दाने भी डाल सकते हैं। पकाने के बाद जब वो तेल काला हो जाए तो उसे आप शीशी में भर के रख सकते हैं, और जब भी आपको आपके जोड़ों में परेशानी हो तो उस जगह पर हल्के से मसाज करके उसके बाद आप सेक करिए। तो ऐसे कुछ कुछ टिप्स है जो आप घर पर भी कर सकते हैं थोड़ी सी सावधानी के साथ। ये जो टिप्स मैंने बताए, ऐसे बहुत सारे टिप्स नित्य चिकित्सा विज्ञान जो कि एक बुक है जो कि हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर डीके गर्ग सर ने खुद लिखी है, इसमें उन्होंने बहुत सारी बीमारियों के छोटे छोटे टिप्स और वो उपाय, वो ट्रीटमेंट जो कि हमारे घर में ही जो सामग्रियां अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे वो उपाय और ट्रीटमेंट उन्होंने बताए हैं। और ये जो ट्रीटमेंट उन्होंने उस बुक में लिखे हैं नित्य चिकित्सा विज्ञान में, वो आयुर्वेद के जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनमें से उन्हें जो जो भी ट्रीटमेंट और उपाय जो सही लगे वो उन्होंने अपनी उस बुक में इंक्लूड करे हैं। साथ ही वो जो उपाय है वो उपाय हैं जो कि टेस्टेड है, एविडेंस बेस्ड है, पेशेंट के ऊपर करके उनके पॉजिटिव रिजल्ट जब मिले हैं तब उन्होंने डीके गर्ग सर ने उस बुक में इंक्लूड करे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बीमारियां, हर बात के लिए हम डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते हैं, छोटी छोटी बीमारियां जो हैं और कुछ ऐसी बीमारियां भी जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है उनके भी उन्होंने उपाय उस बुक में लिखे हैं, जिसका नाम है नित्य चिकित्सा विज्ञान। ये बुक Amazon पर भी अवेलेबल है। और इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको पूछनी है तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है 8448797705 आप इसमें पूछ सकते हो। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, हमारे ही कॉलेज का एक फेसबुक पेज इंडियन आयुर्वेदिक हेल्थ, ये पेज फेसबुक पर है, ये भी डॉक्टर डीके गर्ग सर ही रन करते हैं। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या उपाय हैं वो उसे पोस्ट करते रहते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स से ये और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो जो ये फेसबुक पोस्ट है इंडियन आयुर्वेदिक हेल्थ केयर, वो प्लीज इसको विजिट करें ताकि इसको पढ़ के वो अपने हेल्थ की तरफ और जागरूक हो सके। तो ये मैंने सेक और अभ्यंग के बारे में बताया। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी शिरोधारा। बहुत लोगों ने सुना होगा। शिरोधारा के साथ साथ मैं शिरोबस्ती के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। शिरोधारा में क्या किया जाता है, आपके फोरहेड पर कोई भी लिक्विड जैसे कि छाछ, दूध, कोकोनट वाटर यानी कि नारियल के पानी की एक धारा फोरहेड पे गिराई जाती है। 30 से 35 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद पेशेंट को कुछ रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। ये शिरोधारा प्रोसीजर है। शिरोबस्ती में पेशेंट के सर पर कॉटन क्लॉथ की एक बाउंड्री बना के उसमें गरम गरम तेल भरा जाता है 30 से 45 मिनट के लिए। वो तेल कोई सा भी हो सकता है। बेसिकली डिजीज को कंसर्न रख के वो जो तेल है वो डिसाइड किया जाता है, जैसे कि महानारायण तेल, शीर बला तेल। ये तेल फिर उस बस्ती में, जिसको शिरोबस्ती बोलते हैं, उसमें कुछ समय के लिए रखा जाता है पेशेंट के सर के ऊपर। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। जैसे डिप्रेशन के केस में, एंजाइटी के केस में, यदि आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत टेंशन में रहते हो, बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है जो कि आजकल हर आम इंसान को देखने को मिलती है, तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम, बाल पकने की प्रॉब्लम के केस में, फेशियल पैरालिसिस, आप देखते हैं कि मुंह टेढ़ा हो जाना, जिसका पहले भी जिक्र डॉक्टर सत्यदेव ने किया है, उसमें ये थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ साथ आप इसको कर सकते हैं पैरालिसिस के केस में। अगर मुंह का आपका जैसे मैंने बताया, मुंह के पैरालिसिस के अलावा अगर बेल्स पाल्सी भी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये थेरेपी काफी इफेक्टिव है शिरोधारा। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी एक पत्र पिंड स्वेग। वैसे तो थेरेपीज बहुत सारी है, लेकिन ये मैं कुछ थेरेपीज बताना चाहूंगी जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है।
और जो कि काफी नोन है, जैसे पत्रपिंड स्वेद। इसमें पत्र, जो भी मेडिसिनल पत्ते होते हैं, निर्गुंडी के, अर्क के, धतूरे के, या फिर मैं बोलूं एरंड के, तो इन पत्तों की पोटली बनाकर शरीर के जोड़ों में यदि दर्द है, स्टिफनेस है, फ्रैक्चर के केस में भी, यहाँ तक कि अगर बोन डिसलोकेट हो गई है तो उस केस में भी पत्रपिंड स्वेद यदि हम करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। फिर मैं बात करना चाहूंगी कटी बस्ती के बारे में, जानू बस्ती के बारे में, ग्रीवा बस्ती के बारे में। यदि कमर के में करी जाती है तो वो कटी बस्ती बोली जाएगी, ग्रीवा यानी अगर नेक रीजन में करी जाती है तो वो ग्रीवा बस्ती बोली जाएगी, और यदि हमारे नी जॉइंट पे करी जाए तो उसे जानू बस्ती बोली जाएगी। इसमें भी उड़द के आटे का एक दीवार बना के, एक बाउंड्री बना के, उसमें मेडिकेटेड ऑयल जैसे कि महानारायण तेल, अश्वगंधा बला तेल, क्षीर बला तेल या नॉर्मल सरसों के तेल से भी उन्हें सेक पहुंचाया जाता है। 30 से 45 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। और यदि इन जगहों पर बहुत ज्यादा दर्द है, काफी लंबे समय से 15-20 साल से लगातार दर्द है, बहुत जकड़ाहट रहती है, चलने फिरने में दिक्कत है यदि जोड़ों में, और गर्दन यदि हिलाने में, इसको रोटेट करने में, मोड़ने में कोई दिक्कत है, तो ये जो प्रोसीजर्स है जैसे कि ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती और जानू बस्ती, ये बहुत इफेक्टिव है। ये प्रोसीजर्स कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर ये हो जाता है और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लगते हैं और ये थेरेपीज काफी इफेक्टिव है। तो पंचकर्म, ये 5 कर्म तो है ही सही, उसके साथ उसकी एक्सेसरी थेरेपीज भी हैं जिसमें हम ये पेशेंट की कंडीशन को देखकर प्लान करते हैं कि हमें इस कौन से कंडीशन में हमें कौन सी थेरेपी उसे देनी है। तो ये सब कुछ है पंचकर्म थेरेपीज के बेनिफिट। अब मैं आगे डॉक्टर सत्यदेव को बोलना चाहूंगी कि वो कुछ प्रिकॉशंस बताए कि हमें किन किन कंडीशंस में नहीं करवाना है। वैसे थोड़ा बहुत तो इन्होंने पहले बता ही दिया, इसके साथ मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वो बताएं कि पंचकर्म प्रोसीजर के दौरान और उसके बाद में हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। जी डॉक्टर निकिता, चूंकि पंचकर्म अपने आप में एक काफी विग्रस थेरेपी है, तो इससे पहले और इसके बाद, पंचकर्म थेरेपी से पहले और पंचकर्म थेरेपी के बाद दोनों ही कंडीशंस में हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और एक रेजिमेंट फॉलो करनी पड़ती है कि इसको आखिर ये बेनिफिट देने के साथ साथ हमें कोई दूसरी परेशानी पैदा ना कर दें। तो इसके लिए थेरेपी से पहले हमें किसी भी थेरेपी को लेने से पहले, पंचकर्म थेरेपी से पहले हमें अपनी बॉडी में पहले तो कुछ भी ऐसी चीजें नहीं खानी है। खाने पीने में स्पेसिफिकली हमें हल्की डाइट लेनी है और क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, जिससे हमारा इंडाइजेशन की कंडीशन ना डेवलप हो और हमें बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। और हो सके तो हम ठंडी चीजें मोस्टली अवॉइड करें, गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और ये है किसी भी थेरेपी को लेने से पहले एक जनरल कंडीशन हमें कैसे फॉलो करनी है, और इसमें भी स्पेसिफिकली कर्ड और पनीर आइटम्स, फर्मेंटेड आइटम्स या फिर लस्सी, छाछ, ऐसी चीजें किसी भी पंचकर्म थेरेपी को लेने से पहले हमें अवॉइड करनी है। चाहे वो जंक फूड भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और पंचकर्म के ड्यूरेशन में जो भी डॉक्टर ने आपको फॉलो करने के लिए बताया है, स्पेशलिस्ट ने स्पेसिफिकली, जिसमें होता है कि आपको ठंडी चीजें अवॉइड करनी है, ना ज्यादा धूप में जाना है, ना ज्यादा गर्मी में सामने रखना है, गर्म चीजों से अवॉइड करना है अपने आप को। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है एकदम से, ऐसी जगह पे भी नहीं जाना है, एसी में नहीं बैठना है। और पंचकर्म थेरेपी के बाद भी अपनी डाइट को स्पेसिफिकली एज ए लाइक डॉक्टर आपको डायरेक्ट करे उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। और जो ये थेरेपीज हैं, इन थेरेपीज को हमें एक बहुत सीरियसली, इसको कहते हैं कि रिलीजियसली फॉलो करना है। इसमें परहेज, जो भी डाइट, चाहे 2 दिन का बताया हो, 4 दिन का बताया हो, 3 दिन का बताया हो, वो डाइट को स्पेसिफिकली फॉलो करें। और इन जनरल ठंडी और गर्म चीजों से, जिसमें ना ज्यादा गर्म ना ठंडी चीजों से अपने आप को अवॉइड करना है। और कोशिश करें ठंडे पानी से ना नहाएं, और आइसक्रीम वगैरह या जूसेज वगैरह उस टाइम पे ठंडे जूस वगैरह ना लें। ये बहुत कॉमन और सभी थेरेपी में जो प्रिकॉशन लेने वाले हैं वो यही हैं। जी मैम, डॉक्टर निकिता। जी डॉक्टर सत्यदेव सर। जी जी
जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, सर ने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सत्यदेव ने कि हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि इसके लाभ क्या हैं? हमें करना क्यों है पंचकर्म? हमें क्या एक नॉर्मल इंसान कर सकता है क्या पंचकर्म? मैं कहूँ कि मैं कुछ भी गलत नहीं खा रही, मैं पूरी ऋतुचर्या का पालन कर रही हूँ, मैं दिनचर्या का पालन कर रही हूँ, मेरी डाइट बहुत अच्छी है, तो क्या तब भी मुझे पंचकर्म लेने की ज़रूरत है क्या या नहीं है मुझे पंचकर्म लेने की ज़रूरत? तो मैं ये बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि हर एक इंसान को पंचकर्म लेना चाहिए, एक बार लेकर देखना चाहिए। हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, रेजुविनेशन, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, हमारे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव फायर को इनहांस करने के लिए, हमारे जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं उसको इनहांस करने के लिए पंचकर्म जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है। जैसे कि हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं वैसे ही हमारी बॉडी को भी सर्विसिंग की जरूरत है। हम बात करते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, एक्सक्रीशन होता है, या फिर जाने अनजाने जो भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आजकल बात करें हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की या जॉइंट पेन की, तो इन सब प्रॉब्लम्स में भी पंचकर्म जो है बहुत ही कारगर है और हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को पंचकर्म कराना चाहिए, अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करानी चाहिए। इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि पंचकर्म जो है वो हमें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की, एक एक्सपर्ट की राय से ही करना चाहिए। हमें खुद ही कुछ भी, कोई मसाज प्रोसीजर्स या कुछ भी खुद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, तो हमें इन सब चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। प्लस हमारे मेंटल लेवल के लिए, हमारे स्ट्रेस बस्टर्स के लिए, हम लोग विदेश जाते हैं, वहां पे स्पा थेरेपीज लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रचलन है आयुर्वेद का, वहां पे पंचकर्म कराए जा रहे हैं। तो एक स्पा को हमें कंफ्यूज नहीं होना है पंचकर्म में और एक स्पा में। जो पंचकर्म है वो एक बहुत ही ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है, जबकि एक स्पा में सिर्फ एक नॉर्मल मसाज की जाती है। बहुत ज्यादा बॉडी को रिलैक्सेशन जो है, बॉडी की जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर हम जो कर सके, वो पंचकर्म द्वारा ही कराई जाती है। तो मैं हमारे माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ के लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, पंचकर्म की एक रहने की फैसिलिटी, जिसमें उन्हें आहार विहार, उनका रहना, उनकी कैसी दिनचर्या हो, उन सबको हम एक्सपीरियंस कराते हैं। यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे, क्या थेरेपी के बाद क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेने हैं, तो हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, आप हमसे फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है, तो आप कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं, अपनी हमारी राय ले सकते हैं इस विषय पे, पंचकर्म के विषय पे। और ये पंचकर्म एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आयुर्वेद का। हम लोग डिजीज को ठीक तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम प्रिवेंशन भी बता रहे हैं, यानी कि हम बता रहे हैं कि कैसे डिजीज हो ही ना, अपनी बॉडी की सफाई कैसे की जाए, क्लिनजिंग कैसे की जाए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाए। तो इन सब विषय पे जो है पंचकर्म बहुत ही कारगर है। जी डॉक्टर निकिता, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? मैं यही ऐड करना चाहूंगी जो आपने बोल ही दिया है ऑलरेडी कि पंचकर्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द आयुर्वेद विद नॉट ओनली कंसर्न विद द क्योर बट ऑल्सो विद द प्रिवेंशन। व्याधि हो ही ना, बीमारी हो ही ना, पहले उसमें भी आप पंचकर्म करवा सकते हो हेल्दी कंडीशन में, और बीमारी हो गई है तो पंचकर्म तो लास्ट ऑप्शन है ही सही, वो तो ठीक कर ही देगा। इसके साथ अब मैं डॉक्टर सत्यदेव से बोलना चाहूंगी कि वो कुछ टिप्स बताएं। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि आप सारे पंचकर्म प्रोसीजर्स अपने घर पे नहीं कर सकते हो, और एक फिजिशियन, एक स्पेशलिस्ट के देख रेख में और सुपरविजन में भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हर कंडीशन के लिए हम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर सत्यदेव सर कुछ ऐसे टिप्स बताएं छोटी मोटी बीमारी के लिए, जो कि पंचकर्म प्रोसीजर्स ही हैं लेकिन जो हम थोड़ी सी सावधानी के साथ घर में भी कर सकते हैं। डॉक्टर सत्यदेव। जी डॉक्टर निकिता, घर पे करे जा सकने वाले पंचकर्म, तो इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। पहले घर पे जो किए जा सकने वाले पंचकर्म हैं, एग्जैक्ट पंचकर्म नहीं है, उसकी मॉडिफाइड कंडीशंस हैं, जिससे एक हेल्दी इंडिविजुअल और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बीमारी की अभी शुरुआत हो रही है, फर्स्ट स्टेज में है, बिल्कुल सिर्फ हल्के फुल्के सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसे लोग इन जो मैं बताने जा रहा हूँ, इन घरेलू पंचकर्म की थेरेपी से आप अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं और सीजनल बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, या डेली रूटीन में होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें मैं पहले तो पहला जो मेन मेजर थेरेपी थी वो थी वमन।
तो मैं वमन से संबंधित आपको बताना चाहूँगा, जैसे बताया था कि हम दवाई देते हैं और उसको फिर दवा से वॉमिटिंग करा के एक्सपेल करा देते हैं, जितनी भी गंदगी होती है बॉडी में, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको सभी को बाहर निकाल देते हैं। तो आम तौर पे हम सभी लोग घरों में जानते हैं कि सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना चाहिए। तो सुबह उठ के हम 1 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन जब हम वमन कराएँगे तो उसके लिए कम से कम आपको जितनी आपकी कैपेसिटी हो फुल, जिसे कहते हैं पेट फुल हो जाए आपका पानी पीने से, गुनगुना पानी पीने से, उतना पानी पीजिए और उसके 5 मिनट तक उसे अंदर रहने दीजिए और फिर अपनी फिंगर डाल के उसे आप वॉमिटिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि अपना पेट फुल होने पे अपने आप ही वॉमिटिंग हो जाती है, तो दोनों ही कंडीशन अपने आप में कारगर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सुबह उठें, गर्म पानी पिएँ, जितना आप पेट भर के पी सकते हैं उसे वॉमिट आउट कर दीजिए। और हो सकता है कुछ लोगों को इससे इंड्यूस ना हो वॉमिटिंग, तो वो और जिनको थोड़ा कफ की शिकायत रहती हो, ऐसे लोग अपने जो पानी है उसमें नमक भी मिला सकते हैं, जितना उनको टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगे, उतना नमक उसमें मिला के और उससे पेट भर के पूरा पेट भर के वॉमिटिंग करें। और जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स हों या फिर जैसे किसी को पित्ती उछलती हो या शरीर में एसिडिटी वगैरह की कंडीशन हो, हाइपर एसिडिटी की कंडीशन हो, ऐसे लोग भी अगर चाहें स्किन प्रॉब्लम्स के लिए गर्म पानी में करीब 2 लीटर गर्म पानी में 50 ग्राम नीम के पत्ते उबाल लें। उसको छान के गुनगुना रहने पे उसको पी के और उसको वॉमिटिंग करें। तो उससे इन लोगों को, ऐसे लोगों को प्राइमरी कंडीशन में काफ़ी लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को काफ़ी एसिडिटी वगैरह बनती हो, स्किन की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, अपच की ज़्यादा परेशानी ना हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, ऐसे लोग जो हैं वो बिना मलाई का दूध उसे बिना शक्कर चीनी डाले उसे पेट भर के पिएँ और उसको हाथ डाल के, उँगली डाल के वॉमिटिंग कर दें या ऐसे इंड्यूस हो जाए तो बेस्ट है। तो इसको डेली रूटीन में आप ले सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन स्पेशली रखना है आपको कि 3 दिन कंटिन्यूअस करके 2 दिन का गैप रखें। नहीं तो आपकी पेट की जो मसल्स हैं, आते हैं, वो खिंचना शुरू हो जाएँगे, आपको पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का इसमें प्रिकॉशन रखते हुए आप घर पे करें। तो ये मैंने वमन के लिए बताया और इसमें स्पेसिफिकली दिल और बीपी के जो मरीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम वाले और बीपी की प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट्स हैं, वो इसको बिल्कुल अवॉइड करें और अगर ज़रूरत लग रही है आपको तो अपने किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से इसकी सलाह लें, तभी इस प्रोसीजर की तरफ जाएँ घर पे अकेले करने के लिए, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा अब जो दूसरी मेजर थेरेपी है वो है विरेचन। विरेचन में हम मोशन के थ्रू जितने टॉक्सिन्स हैं उनको निकालते हैं, तो इसमें भी आप रूटीन में आप ले सकते हैं विरेचन थेरेपी घर पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप एरंड का तेल और दूध लें 200 ml, एरंड का तेल लें 20 ml, 200 ml दूध और 20 ml एरंड का तेल और इसमें करीब 5 ग्राम गुड़ डाल के अच्छे से मिला लें और रोज रात में सोने से पहले लें। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस ज़्यादा बनती है, या फिर गैस की वजह से सर में दर्द हो जाता है, उन लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट रहेगा ये। और ऐसे लोग जिनको जैसे पेट से बदबू आती है, मुँह से बदबू आती है और मुँह सूखा हुआ रहता है, कफ हर टाइम लगता है कि गले में कफ जैसा लगता है कि इरिटेशन हो रही है हर टाइम उनको ऐसा करना पड़ता है और जिनको साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है, ऐसे लोग क्या करें, 10 ग्राम त्रिफला पाउडर लें, उसे 200 ml पानी में उबालें। इतना उबालें कि वो 200 ml से पानी घट के 150 ml रह जाए। इस पानी को रोज सुबह उठ के मोशन जाने के बाद खाली पेट पिएं। इससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, कफ वाली समस्या, एसिडिटी वाली समस्या सारी एक साथ आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऐसे ही आप अगर जनरल कंडीशन में लेना चाहते हैं कि आप बस कि मोशन हो जाए, क्लियर मोशन हो जाए, थोड़ा सेटिस्फैक्टरी हो जाए, तो क्या करें, आप 2 गिलास गर्म दूध लें, उसमें 5 ग्राम गुड़ या उसमें खांड डालें, साथ में 2 चम्मच गाय का घी, अगर पॉसिबल हो तो गाय का घी, नहीं तो 1 चम्मच भैंस का घी, ये डाल के अच्छे से विग्रसली हिलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसको रात को सोने से पहले गुनगुना जब हो तभी ले लें। तो सुबह मोशन से लेके और अपनी बॉडी में फ्रेशनेस तक के आपको सारे बेनिफिट इसमें मिलेंगे कि कॉन्स्टिपेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा और सुबह आप काफ़ी फ्रेश तरोताज़ा महसूस करेंगे।
तो ये कुछ विरेचन के लिए, डेली रूटीन के लिए मैंने बताया। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रिकॉशन है कि जैसे हृदय के रोगी हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स वाले, बीपी वाले, और स्पेसिफिकली जिनको गुदा के रोग हों, बवासीर हो, भगंदर हो, फिसर हो, ये सी चीजें वाले जो पेशेंट हैं, ये इनको बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें, नहीं तो उनको समस्या बढ़ सकती है। थैंक यू और डॉक्टर सत्यदेव सर, जी इतने सारे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने के लिए। जी मैम। थैंक यू। जो नीचे हेल्पलाइन नंबर है 8448797705, तो मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार होने वाला है वो डायबिटीज पर होने वाला है। तो डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको परेशान कर रही है तो आप अपने डाउट और क्वेरी इस नंबर पर पूछ सकते हैं, ताकि हम उन चीजों को, उन इश्यूज को अपने नेक्स्ट वेबिनार में ले सकें। ओवर टू यू डॉक्टर साक्षी। जी, बहुत अच्छे टिप्स दिए डॉक्टर सत्यदेव ने, डॉक्टर निकिता ने। हमारे व्यूअर्स जान पाए कि पंचकर्म है क्या, सारे मिथ्स जो हैं उनके क्लियर हुए। और मैं चाहूंगी कि जो हमारे ईशान का इनिशिएटिव है, आयुर्वेद की बात जिसके थ्रू हम आपसे जुड़ते हैं, तो मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूंगी 10 न्यूज का, ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का, अपने चेयरमैन डॉक्टर डीके गर्ग सर का, कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और ऐसे मौके हमारे पास बार बार आते रहे और हम अपने व्यूअर से जुड़ते रहे, हर बार एक नई हेल्थ की क्वेरी के साथ कि क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू लिसनिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू।